ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। 84 एक शांतिपूर्ण जीवन। जब पुस्तकालय में विद्वान क्लेमेंट का प्रधान लाइब्रेरियन के रूप में पदोन्नति का जश्न मनाया जा रहा था, उसी समय महल में, एक बहुत बड़े महल में, 7वां ब्रायन एक आलीशान, जालीदार बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका सिर एक मुलायम और कोमल जांघों पर टिका था और एक जोड़ी नाजुक हाथ उसके कन पटी को सहला रहे थे। महाराज, मुझे खबर मिली है। कोर्सी परिवार रात में ही जूनलिन से भाग गया और क्लेमेंट नाम का एक विद्वान पुस्तकालय का प्रमुख बन गया है। वह महिला सुंदर और गरिमामयी थी। ओह, सच में? उसकी जैद जैसी टांगों पर लेटे हुए आदमी ने अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा छठे ब्रायन जैसा ही था, लेकिन वह उनसे बहुत छोटा था। उसमें एक शाहीपन की कमी भी थी, लेकिन एक अवर्णनीय उदासी भी थी। ऐसा लगता है कि इस बार महाराज की योजना बहुत सफल नहीं रही। महिला ने धीरे से आदमी की कनपटी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या आप जांच करवाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक परीक्षण था। 7वां ब्रायन उठकर बैठ गया और महिला को अपनी बाहों में भर लिया। मूल निदेशक सेविरु मेसा मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे। मैं कुछ नहीं कर सका। शायद यही वह व्यक्ति था जो इसके पीछे था। वह बहुत चालाक है। 7वें ब्रायन ने शांति से कहा, अगर तुम जांच भी कराओगी तो शायद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसका कोई मतलब नहीं है। तो महाराज, क्या हम शाही पुस्तकालय को ऐसे ही आगे बढ़ने देंगे? महिला को ये बात समझ नहीं आई। ठीक है। सेविरु मेसा को अतीत में गंभीर चोट लगी थी और शायद उसके पास जीने के लिए बहुत साल नहीं बचे हैं। जब वह मर जाएगा तो मैं धीरे शाही पुस्तकालय पर कब्जा कर लूंगा। 7वें ब्रायन ने महिला को बिस्तर पर धकेला और नीचे झुककर उसे देखा। हालांकि वह पहले से ही 45 साल का था, फिर भी उसके पास एक महान योद्धा की ताकत और दिल था। महिला का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, जो उम्मीद से भरा था। रहने दो, कुछ और भी। 7वें ब्रायन ने उठकर बाहर की ओर चिल्लाया। कुछ और महिलाएं भी अंदर आ गईं। दरवाज़ा कसकर बंद हो गया। उसी समय ब्रायन साम्राज्य में सेविरु मेसा, जो अभी अभी एक पुरानी कब्र में घुसा था, ने चीख मारी और अपनी नाक खुजलाई। मुझे लगता है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। सेविरु ने अपने होंठ सिकोड़े। हालांकि ये सिर्फ एक पल के लिए था। फिर उसने पुरानी कब्र की खुदाई पर ध्यान केंद्रित किया। वह इस उजाड़ जगह में एक हफ्ते से था। उसके बारे में कौन बात करेगा? ये वाकई बेतुका था। उसके लिए बेहतर था कि वह पुरानी कब्र की खुदाई पर ध्यान केंद्रित करे। इस बार मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से कुछ खोज पाऊंगा। सेविरु के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो एक घूंघट से ढका था। 3 घंटे बाद वह एक बुरी हालत में चला गया। धत, क्या ये चूहों का घोंसला है या एक पुरानी कब्र? सेविरु निराश होकर चला गया। कहने की जरूरत नहीं, उसे इस बार कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। उसने ब्रायन साम्राज्य का एक नक्शा निकाला और एक निश्चित जगह पर एक क्रॉस बनाया। करीब से देखने पर नक्शे पर बने क्रॉस पहले से ही नक्शे के लगभग 3/4 हिस्से को कवर कर चुके थे। उनमें से ज्यादातर की पहले भी खोज की जा चुकी थी। उनके शिक्षक का मुख्य निदेशक बनना एली के लिए क्या अच्छा था। एली ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया। सबसे पहले, दूसरे लोग उसके प्रति ज्यादा विनम्र होते थे। दूसरा, उसे काम पर जाने और काम से निकलने की ज्यादा आज़ादी थी और पहरेदार उसे रोकते नहीं थे। आखिरकार पुस्तकालय की सभी किताबें पढ़ी जा सकती थीं, भले ही वे गोपनीय हों। वह इसे कैसे बताए? ये बहुत अच्छा लगा। जरूर। खुश एली की तुलना में विद्वान क्लेमेंट बहुत ज्यादा दुखी थे। हालांकि यह अच्छा था कि वह पुस्तकालय के प्रमुख बन गए थे, लेकिन उन्हें और भी कई चीज़ों को संभालना पड़ता था। 68 साल के आदमी के रूप में यह उनके लिए मुश्किल था। इस प्रकार उन्होंने अपने अच्छे छात्र हरमन को काम में मदद करने के लिए तुरंत खींच लिया। हरमन भौचक्का रह गया। हर दिन वह अपनी मेज पर पड़े कागजों के ढेर को घूरता था। वह हमेशा ही क्यों चोटिल होता है? वह पहले से ही 35 साल का हो चुका था। क्या वह अपनी बाकी जिंदगी आराम नहीं कर सकता था? उसे दिन और रात काम करना पड़ता था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे निचोड़ दिया जाएगा। साम्राज्य दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और एली हमेशा की तरह काम से निकल रहा था।
एली के लिए जीवन बहुत शांत था और उसने फिर से प्रयोग में खुद को समर्पित करना शुरू कर दिया। वर्तमान में उसके दो मुख्य प्रयोग थे। पहला जादू की औषधियों का गहन अध्ययन और मानसिक औषधियों का निर्माण था। औषधियों का अध्ययन उसके शोध का मुख्य विषय रहा था और उसकी दक्षता धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधर रही थी। 10 साल पहले की तुलना में उसके औषधि बनाने के स्तर में कम से कम 2 गुना सुधार हुआ था और कई औषधि सूत्र उसकी उंगलियों पर थे। दूसरी ओर एक ऐसी औषधि तैयार करने में अभी लंबा रास्ता तय करना था जो उसकी मानसिक शक्ति को बढ़ा सके। मुख्य कारण ये था कि उन्नत औषधि विज्ञान पुस्तिका में ऐसा कोई कीमती सूत्र दर्ज नहीं था, इसलिए एली को खुद ही इसे बनाने का तरीका निकालना पड़ा। हालांकि कुछ भी नहीं से कुछ नाना कभी भी आसान काम नहीं था। दूसरा रक्त रेखाओं का अध्ययन था। आखिरकार उसके पास जादूगरी पर केवल 4 किताबें और एक नोटबुक थी। जादूगरों की रक्त रेखा का चुनाव मुख्य रूप से सैद्धांतिक था, लेकिन इसमें अभी भी कुछ व्यावहारिक उपयोग थे, इसलिए वह इसे सीखने की कोशिश कर रहा था। यही कारण था कि वह जोंगली से कुछ राक्षसी जानवरों का खून लाने के लिए कह रहा था। इसका मुख्य कारण ये था कि उसने पहले जो खून इकट्ठा किया था वह लगभग खत्म हो चुका था। रक्तवाहिकाओं का अध्ययन अधिक जटिल था और आवश्यक प्रयोगात्मक उपकरण और ग्राहक अधिक परेशानी वाले थे, इसलिए उसने उन्हें शहर के बाहर की घाटी में संग्रहित किया था। रहने दो, मुझे आज बाहर जाना चाहिए। ये देखकर कि अभी भी बहुत जल्दी थी, एली ने आज रक्त रेखा का प्रयोग करने का फैसला किया। जूनलिन छोड़ने के बाद एली अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचा। शांति से वह उस प्रवेश द्वार में चला गया जो एक दर्जन जादू संरचनाओं से भरा था। ये सुनिश्चित करने के लिए छोटी ये पर्याप्त था कि अगर कोई अंदर घुसता है तो ये जगह तुरंत दब जाएगी, जिससे अंदर की चीज़ों का पता नहीं चल पाएगा। अंदर पूरी तरह से सन्नाटा था। पत्थर की दीवार पर केवल 7 या 8 गुफाएं बिखरी हुई थीं और अंदर कुछ लग रहा था। एली शांति से सबसे बाईं ओर चला गया। यह एक प्रयोगशाला जैसी जगह थी। यह मुख्य रूप से जानवरों के प्रयोगात्मक विषयों जैसे चूहों, भेड़ियों, बाघों और मुख्य रूप से बंदरों से बनी थी। ये कहा जाना चाहिए कि बंदर वास्तव में रक्त रेखाओं के लिए एक अच्छा परीक्षण विषय था। एली मानव प्रयोग नहीं करना चाहता था क्योंकि वह निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसमें अभी भी कुछ इंसानियत बाकी थी। चलो प्रयोग शुरू करते हैं। एली ने चारों ओर देखा और एक बंदर को सुन्न कर दिया। उसने उन प्रयोगात्मक सामग्रियों को बाहर निकाला जो उसने तैयार की थीं। इस बार वह एक पशु प्रयोग करने जा रहा था। वह बंदर पर एक और भेड़िए का हाथ लगाने की कोशिश करने जा रहा था। जल्द ही प्रयोग शुरू हो गया। एली ने गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। एक साधारण मौलिक प्रयोग की तुलना में इस प्रकार का प्रयोग अभी भी बहुत मुश्किल था। यह मुख्य रूप से अस्वीकृति और जैविक सम्मिलन के कारण अंगों को होने वाले नुकसान के बारे में था। उसने ये प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उसे कुछ सत्यापित करना था। अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा? किसने कहा कि प्रयोगों को उपयोगी होने के लिए सफल होना ही चाहिए? ज्ञान ही शक्ति है। ये प्रक्रिया एली के लिए अपने आप में धन का एक रूप थी। यह एक शाश्वत जादूगर के सूखे और उबाऊ दैनिक जीवन का एक दिन था। 85 पूर्व मुख्य निदेशक। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। सब कुछ शांत था और कोई बदलाव नहीं हुआ था। एक नियमित जीवन ने उसे प्रेरणा से भर दिया। हर दिन एली प्रयोग करता था, काम पर जाता था, पढ़ता था और कभी कभी कुछ मनोरंजन भी करता था। और जो बीज उसने 10 साल पहले बोया था वह अभी भी अंकुरित नहीं हुआ था। एली को यह अजीब लगा। उसे हर दिन पोषक तत्व दिए जाते थे, तो यह चीज़ क्यों नहीं खिल रही थी? हालांकि कुछ शोध के बाद एली को पता चला कि यह एक पेड़ का बीज होना चाहिए और यह बहुत उच्च गुणवत्ता का था। ये भविष्य में एली को कर्मचारियों के लिए एक मुख्य सामग्री प्रदान करने में सक्षम हो सकता है और उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है। उसका वर्तमान कर्मचारी वही कर्मचारी था जो उसे मार्कस एलेना से मिला था। फिर उसने इसे विक्टर द्वारा छोड़े गए कर्मचारी के साथ एकीकृत कर दिया, इसलिए इसकी गुणवत्ता पहले से थोड़ी बेहतर थी। और इसी दिन जब वह काम से घर लौट रहा था उसे एक खबर मिली। पूर्व निदेशक वापस आ गए थे। एली बहुत खुश था। आखिर सेलिन मेटेट्रन की विरासत की तलाश में मदद करने के लिए किसी का होना वाकई खुशी की बात थी। वास्तव में एली क्यों चाहता था कि पूर्व निदेशक सेलिन पर कुछ खोजे, इसका एक कारण था। एली के पास पहले चक के जादू का कोई मॉडल नहीं था। वह सेलिन मेटेट्रन की विरासत में कुछ ऐसा खोजने की उम्मीद कर रहा था जो वह चाहता था। वे उसी परिचित जगह पर मिले। निदेशक, इस बार कैसा रहा? इस बार निदेशक एक अधिक दूरस्थ जगह पर गए थे। उनके बाल और कपड़े बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें लंबे समय से साफ नहीं किया आ गया था। उनके चेहरे पर एक निशान भी था जो शायद एक जानवर द्वारा किया गया था। अरे, इसका जिक्र मत करो, पहले कुछ पीते हैं। सेवेरो ने आह भरी, अपने बगल में रखे शराब के गिलास को उठाया और एक बड़ा घूंट लिया। एक ही बार में 2 बोतल पीने के बाद वह बेहतर महसूस करने लगा। उसने आह भरी और कहा, इसका जिक्र भी मत करो।
मैंने बहुत सी जगहों की तलाशी ली है, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। इसके बजाय मैं विशाल समुद्र वन के पूर्व में एक राक्षसी भालू द्वारा लगभग मारा गया था। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जिंदा रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है, एली ने आह भरी। हालांकि उसे वाकई उम्मीद थी कि सेविरू इसे पा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ये था कि वह जीवित रहे। इसके अलावा वह राक्षसी भालू जो सेविरू को चोट पहुंचा सकता था, वह कम से कम शून्य चक्र स्तर के अंतिम चरण में होना चाहिए। ये केवल कहा जा सकता है कि बाहरी दुनिया अभी भी थोड़ी खतरनाक थी। एली ने फैसला किया कि जब तक वह एक स्तर 3 का प्रशिक्षु जादूगर नहीं बन जाता, तब तक वह खुद को इस तरह के खतरे में नहीं डालेगा। बेशक सेविरू थोड़ा निराश था, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संकल्प रिगेंट कर लिया और आत्मविश्वास से कहा, शेष क्षेत्र छोटा और छोटा होता जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे ये निश्चित रूप से मिलेगा। जब मैं जवान था तब मुझे चोट लगी थी। यह मेरा आखिरी मौका है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं इन जादूगरों को ढूंढूंगा। सेविरू ने दृढ़ता से कहा। एक जादूगर को ढूंढना उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार जब वह कुछ जुनून बन जाता है तो उसे बदलना असंभव होता है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको कुछ मदद दे सकता हूँ। मेरे अभी भी कुछ दोस्त हैं, एली ने प्रोत्साहित किया। सच में? फिर मैं आप पर निर्भर रहूंगा। सेविरू का चेहरा आश्चर्य से भर गया। बेशक, एली चौंक गया और सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है। मैंने 2 साल से काम नहीं किया है, इसलिए मेरे पास कोई आय नहीं है। मैं अब और नहीं चल सकता। एली, तुम वाकई मेरे अच्छे दोस्त हो। सेविरू ने एली के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। शुभकामनाएं। शराब के गिलास खनखनाए और उन दोनों ने शराब के बड़े घूंट लिए। 3 दिन बाद वे पैकिंग कर चुके थे। सेविरू एक बार फिर से निकल पड़ा, जिसमें उसकी और एली दोनों की उम्मीदें थीं। वह ब्रान साम्राज्य के उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ा, जहां सेलिन मेटेट्रिन 1 महीने तक रहा था। 3 महीने बाद वह एक बुरी हालत में लौट आया, यहां तक कि उसका सामान भी खो गया था। एक बार फिर एली ने सोच समझकर उसकी आपूर्ति को फिर से भर दिया, और 5 दिन बाद सेविरू फिर से निकल पड़ा। इस बार उसका गंतव्य साम्राज्य के दक्षिण में एक अंतर्देशीय झील थी। 5 महीने बाद सेविरू फिर से लौट आया। ऐसा कहा जाता था कि उसने आसपास से अपनी जांच शुरू की थी और यहां तक कि झील के तल तक गोता भी लगाया था, क्षेत्र की अच्छी तरह से खोज की थी। हालांकि उसे सेलिन मेटेट्रिन द्वारा छोड़ी गई कोई भी चीज़ नहीं मिली। इसके बजाय उसे असाधारण मछलियों का एक झुंड मिला और वह तब मुश्किल से भागने में कामयाब रहा। हालांकि सेविरू को कुछ भी नहीं मिला, फिर भी वह आत्मविश्वास से भरा था। उसे अभी भी विश्वास था कि वह इसे पा सकता है। एली ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल सोच समझकर सेविरू को आपूर्ति के साथ मुआवजा दिया और सेविरू बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी खोज जारी रखी। इस तरह का जीवन 2 साल तक चला। एली ने लगभग दर्जनों सोने के टाल्स की आपूर्ति भी प्रदान की थी। उसे इसके बारे में ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन सेविरू थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। सराय में, एली, इतने समय तक मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे 2 साल से ज्यादा समय के बाद भी कुछ नहीं मिला है। मेरे पास तुम्हें वापस भुगतान करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। सेविरू पहले से ही डगमगा रहा था। कोई बात नहीं, ये बस थोड़ा पैसा है। मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस लगता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए। एली ने उसे सांत्वना दी। सेविरू की हालत अब और भी खराब थी। उसकी शारीरिक फिटनेस कमजोर हो गई थी और उसके शरीर पर कुछ और घाव थे। तभी एली को पता चला कि सेविरू को पुरानी चोटें थीं और उसकी जीवन शक्ति गंभीर रूप से समाप्त हो गई थी। जरूरत नहीं है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सेविरू ने एक मुस्कान फोर्स की, लेकिन वह पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं रहा। एली और क्या कह सकता था? उसने चुपचाप सिर हिलाया। इस बार एली ने व्यक्तिगत रूप से सेविरू को विदा किया। धन्यवाद। सेविरू ने उसे धन्यवाद दिया और अपने घोड़े पर चला गया। एली ने उसकी पीठ को क्षितिज में गायब होते देखा, फिर लौट आया। 1 और साल बीत गया। एली, मैं इसे निश्चित रूप से ढूंढूंगा। मुझे रोको मत। इस पल में सेविरू काफी जुनूनी लग रहा था। एली ने उसे आराम करने के लिए राजी किया। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। एली ने उसकी हालत देखी। उसकी मानसिक शक्ति खराब हालत में थी। वह ऐसे कैसे बाहर जा सकता था? वह पूरी तरह से मौत को दावत दे रहा था। इस पल में सेविरू को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह बस जादूगरों को ढूंढना चाहता था, भले ही इसके लिए उसकी जान चली जाए। आखिरकार एली ने उसे जबरदस्ती घर भेज दिया। हालांकि एली को उम्मीद थी कि सेविरू को सेलिन का कुछ मिल सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से इस तरह से नहीं था। हालांकि सेविरू को वापस भेजने के तीसरे दिन एली को पता चला कि सेविरू भाग गया था। सेविरू ने एली के लिए केवल एक पत्र छोड़ा था। पत्र में केवल एक ही पंक्ति थी। जब एक लुढ़कता हुआ पत्थर पहाड़ से नीचे लुढ़कता है तो वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह पहाड़ के तल तक नहीं पहुंच जाता। एली चुप था। उसने आह भरी और घर लौट आया।
आधा साल बाद यह आखिरी बार था जब एली ने सेविरू के बारे में सुना था। सेविरू को पकड़ लिया गया था, जेल ले जाया गया था और वह मरने वाला था। सेविरू सीधे शाही समाधि में चला गया था और सेलिन में टेट्रिन की कब्र को खोदा था। यही कारण था कि उसे पकड़ लिया गया था। जब सब ने ये खबर सुनी तो वे सब अविश्वास में थे। इस बीच एली चुपचाप घर चला गया। ये जानकर कि उसके मेलबॉक्स में एक अतिरिक्त पत्र था, एली दंग रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पत्र की सामग्री वही सामग्री थी जिसका उपयोग सेविरो अक्सर उसे पत्र लिखने के लिए करता था। पत्र में केवल कुछ ही शब्द थे। मैंने इसे पा लिया है।